बच्चे, मैं आप सबके सामने फिर से आ गया। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं। बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छे से चल रही है ना? तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। आइए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ पीरियड क्या है, इस सब के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो थोड़ा सा आगे की ओर हम चलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हमने आपको कहा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। अब मैंने आपको कहा था कि ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सबके बारे में बताया था कि भाई फ्यूजन के द्वारा होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था फिजन के द्वारा होता है। फिजन क्या होता है? इसमें दो तरह के होते हैं, देखिए आप, यानी कि खंडन, विखंडन, विखंडन है ना। यहाँ पे मैंने आपको कहा था बाइनरी, बाइनरी फिजन, और एक क्या होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। देख लो आप, एक एक चीज देखते चलो। इसको हम लोग कहते हैं संलयन है ना। अब आइए, मैंने आपको कहा था बाइनरी फिजन, इसका परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए है ना। बाइनरी फिजन द्विविखंडन कहते हैं ना, द्विविखंडन। द्विविखंडन। अब द्विविखंडन क्या होता है? when parental organism are reproduce to daughter cell। भाई सिंपल सी बात करें, व्हेन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स है ना, इसमें द्विविखंडन कहते हैं। यानी कि पेरेंटल सेल दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जो डॉटर सेल को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसी को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। और मान लीजिए पेरेंटल सेल डिवाइडिंग ऑफ मेनी डॉटर सेल्स, है ना। पेरेंटल सेल, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म आर divided in many daughter cell। सिंपल सी बातें समझिए आप। द्विविखंडन किसको कहते हैं? यानी कि किसी भी जो मातृकोशिका होता है, यानी कि उसको दो बराबर भागों में संतान कोशिका में जो बांट देता है ना, उसको द्विविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन में यही चीज सेल को कई भागों में बांट के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ये एमोएबा, AMOEBA, एमोएबा हो गया। और पैरामीशियम याद रखिए आप, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्पाइरोगाइरा हो जाएगा, एस्पाइरोगाइरा देख लीजिए, एस्पाइरोगाइरा हो गया, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन सिंपल सी बात है, इसका मतलब है खंडन है ना। यानी कि पेरेंटल सेल मल्टीपल डिवीजन में डॉटर सेल बना लेता है ना। मल्टीपल डिवीजन ऑफ डॉटर सेल्स है ना। सिंपल सी बातें याद रखिए। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इन
मेनी डिवाइडेड इन मेनी डॉटर सेल्स, डिवाइडेड इन मेनी डॉटर सेल्स। क्या लिख सकते हैं आप? मेनी डॉटर्स ऐसे लिख लो आप, डॉटर सेल। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन, संलयन के द्वारा बहुत सारे आपस में जब मिलकर नए सेल का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग संलयन कहते हैं। फिजन आप समझ रहे हैं, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। और अमीबा, आप इसके अच्छे एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे हम अमीबा है मान लीजिए, तो आपको पता है अमीबा क्या करता है? उत्पाद के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है। सॉरी, देखो आप, अमीबा, आपको पता है कि अमीबा का ये धीरे धीरे क्या करेगा? इस बीच में से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो अलग अलग डॉटर सेल बना लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी में शायद देख सकते हैं, अच्छी तरह से बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा सा एनसीईआरटी में देख लो किधर है। ये लाओ, हाँ ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो आप, है ना, ये बड़े अच्छे से बने हुए हैं, आप इधर देख सकते हो। सॉरी, गायब हो गया क्या? ओहो, इसमें नहीं है, एक मिनट रुको। देखो आप, सुनो, देखो आप इधर देखो, यहाँ देखो, अलैंगिक जनन के अंतर्गत देखो अमीबा को किस तरह से देख रहे हैं, डिवाइड किया गया दो अलग अलग डॉटर सेल में, देखिए कैसे डिवाइड किया गया, आपको शायद दिख रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया अमीबा और पैरामीशियम का है। चलिए अब आगे स्टेप में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हो। चलिए आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप होगा वो चीज मैं आपको किताब के द्वारा बताते चलूंगा। चलिए आइए, तो जरा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ तक की बातें हम लोग कर ली। फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का बाद हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में आप सुने होइएगा, है ना, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलिनेशंस करते हैं ना प्लांट वगैरह, स्पोर का बीजाणु जनन जिसको कहते हैं हम लोग, बीजाणु, देखो यहाँ पे बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए जैसे में मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं परागण, यानी कि परागण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? परागण। तो परागण क्या होता है? इंग्लिश में इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन आप बताओ। यानी कि कोई भी पौधा होता है उसमें पुष्पीय पादप की अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें नर और मादा भाग होता है, जयांग और पुमंग होता है, आपको पता है। अब मान लीजिए कि नर वाले भाग में परागकण होते हैं, तो परागकण का स्थानांतरण होना कहाँ पे? स्त्री काग्र वाले भाग पे, यानी कि वर्तिकाग्र पे होना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो पॉलिनेशन का परिभाषा आप लिख सकते हैं, भाई वो स्पोर क्या है? आखिर परागकण ही तो है ना। तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या लिख सकते हैं? पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। कहां से कहां? एंथर टू स्टिग्मा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या लिखेंगे? पॉलिनेशन। आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, पॉलिनेशन का ये परिभाषा हो गया। अच्छा सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक और डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये तो हो गया स्पोर फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप देखिए एक और डिवाइडिंग यहाँ पे ले लीजिए। मैंने कितना चीज बताया? 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गए, ये इधर आपके 4 नंबर हो गए, और इधर आ जाइए 5वां, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब कहिएगा सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रबंधन। एक मिनट रुकना, और इधर आ गया, चलिए, क्या इसको बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे कायिक प्रवर्धन क्या है। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
जो कि प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में। मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के कायिक अंग होते हैं, एक एक करके इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निश्चिंत रहे आप, है ना। इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ मेनली प्लांट में, भाई वेजिटेटिव पे है तो प्लांट में। अच्छा अब देखिए, आर्टिफिशियल तरीका से भी किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल तरीका से भी। आर्टिफिशियल में क्या क्या किया जाता है? ग्राफ्टिंग किया जाता है, समझ रहे बात हो ना, कटिंग किया जाता है, ग्राफ्टिंग हो गया, ये कटिंग हो गया। अब कहिएगा सर ये ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, रूटिंग के द्वारा होता है, रूटिंग। और एक और होता है स्टेप जिसका नाम जानते हैं? टिश्यू कल्चर। अब एक एक चीज आपको हम समझाते हैं, सुनिए। कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, सुनिएगा एक बार ध्यान से। कटिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई नर्सरी में आप जाइएगा ना, तो पेड़ पौधे को क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कट करके और उसके आधा भाग में कोई और चीज लगाया जाता है, अच्छे वेराइटी का जो पेड़ होता है, तो उसको कहते हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह कहते हैं। रूटिंग माने रूट के द्वारा। और टिश्यू कल्चर क्या होता है कि आप जाइएगा ना, तो कभी कभी क्या किया जाता है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लैब है, तो लैब में उसका किसी पौधे का एक सेल लेकर, समझ रहे बात हो ना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर में, बड़ा ही डिटेल में टिश्यू कल्चर के बारे में जिक्र है, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें प्लांट का, समझे, किसी एक कोशिका को ले लिया जाता है और उसमें कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराया जाता है, पूरे प्लांट को बनाया जाता है, एक्स प्लांट को बना दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं टिश्यू कल्चर करना, समझ रहे बात हो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर हुई। चलिए अब हम टॉपिक डालिए, एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, लगते क्यों चलता है इसमें, अच्छे से पढ़िए, है ना, मेहनत कीजिए, करते चलिए, धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा, है ना। चलिए निरंतरता काम करते रहिए, अभी होता है। चलिए अब हम एक टॉपिक लिखते हैं, क्लोन, CLONE। आपके एनसीईआरटी में बड़ा ही सुंदर इसका फिगर बना, मैं आराम से दिखा दूंगा, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। चलिए क्लोन, सॉरी CLONE, क्लोन क्या है? इट इज morphologically and genetically similar to parent, है ना। it is morphologically and genetically similar to parents, parents is called clone, CLONE, clone क्या है? क्लोन, ठीक है। आइए इसको हम लोग कहते हैं, इट इज एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी, COPY, कॉपी ऑफ पेरेंट। भाई जीरोक्स कॉपी किसके होते हैं? पेरेंट्स का। यहाँ तक कि यानी कि मॉर्फोलॉजिकली आकृति से भी समान होता है, और जेनेटिक्स का मतलब क्या था? आनुवंशिक रूप से भी समान होता है, यानी कि आकृति में भी और आनुवंशिक रूप से भी समान होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, आकृति में भी समान और आनुवंशिक रूप से भी समान होता है। एग्जैक्ट कॉपी फोटोस्टेट करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई पेज लिए, करवाए, फोटोस्टेट करवाए, तो सेम टू सेम आता है, वही लिखा हुआ आता है, तो उसी को जीरोक्स कॉपी कहते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ है, आप अगर देखिएगा ना तो आपको दिखेगा, है ना, इस तरह का फिगर बना हुआ है ना क्लोन का, इस तरह का है ना, इस तरह का बना हुआ है। आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इस तरह का आपका फिगर बना हुआ है ना, ये सेल है। आप ध्यान से देखेंगे, ये पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी है, समझ रहे बात हो ना। ये पेरेंट के क्या है? ये सेल है, धीरे धीरे इसमें डिवीजन होगा और धीरे धीरे ये पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन। अच्छा एक आर्टिफिशियल जो बनाया गया था क्लोन, उसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, डोली शिप। एक शिप था, शिप का मतलब समझते हैं? भेड़ को बनाया गया था आर्टिफिशियली रूप से, है ना, क्लोन, यानी एक जैसा, उसके जैसे पेरेंट थे, उसी के बच्चे भी उसी तरह के बना दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं डोली शिप के बारे में। चलिए अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका क्लोन का टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ सम एसेक्सुअल
ऑर्गन के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टॉपिक डालते हैं। चलिए आप अच्छे से करते चलिए, खूब मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता कैसे मिलेगी। और निरंतरता कार्य करते रहना है, रुकना नहीं है। चलिए आइए आइए टॉपिक डालिए, सम एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलिए सम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या पाया जाता है रिप्रोडक्टिव, ये तो हो गया आपका पेनिसिलिन क्या है, ये पेनिसिलिन में क्या पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या पाया जाता है एसेक्सुअल ऑर्गन, कोनिडिया, कोनिडिया पाया जाता है, समझे बात हो ना। दूसरा स्पॉन्ज, गैमुलस स्पॉन्जी पाया जाता है, गैमुलस हो गया। तीसरा नंबर पे हाइड्रा, HYDRA हाइड्रा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है वुड्स के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया आप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर STRACT। मैं अभी आपको एनसीईआरटी में फिगर दिखा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, है ना। हाइड्रा किसके द्वारा होता है, कलिका के द्वारा, वुड्स, है ना। गैमुलस स्पॉन्जी है, समझ रहे हो कि नहीं, वुड्स। चौथा नंबर वाला चाइलामाइडोमोनास, है ना, जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये देखिए काइलामाइडो MONAS मोनास किसके द्वारा होता है, जूस्पोर, JOOSPOR, जूस्पोर के द्वारा होता है। तो ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये ऑर्गेनिज्म है। चलिए ये ऑर्गेनिज्म है ना, आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा, समझाता ना। पेंसिलियम कुछ इस तरह का देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है देख सकते हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप अपना देख सकते हैं, है ना। इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इस तरह का है। ये हो गया आपका पेनिसिलियम, ये क्या हो गया पेनिसिलियम, 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 है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं कोनिडिया, CONIDIA, ये कोनिडिया है, कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं हाइड्रा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, आप देख सकते हैं हाइड्रा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हाइड्रा का। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं सुंदर नहीं बना पा रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखा देता हूँ, आप वहां से फिगर अगर बनाने का मन हो तो बना सकते हैं। ये हाइड्रा है, अब ये हाइड्रा है HYDRA, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा एक जीव है ना। इसमें किसके द्वारा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या होता है इसका, बर्ड्स होता है, BUDS, बर्ड्स होता है। कलिका जिसको कहते हैं, कलिका, कलिका के द्वारा होता है। एक और है जिसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ये चैलामाइडोमोनास का देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या पाया जाता है, जूस्पोर्स पाए जाते हैं। देखिए इस तरह का जूस्पोर्स होते हैं, इस तरह के, है ना, इस तरह से बहुत ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं भाई, बहुत सारा मच्छर काटा है, मच्छर भी बहुत हो गया चलिए इस तरह का स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
है ना, ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे देखिए आप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। इस तरह का होता है, यही आपका कैलामाइडोमोनास 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 MONAS मोना, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, जूस्पोर्स पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है, जूस्पोर्स। आप देख सकते हैं, मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ, जरा सा NCERT लाइए तो, एक मिनट देखिए। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर है। देखिए आप, आपको मैंने अभी बताया है। देखिए जूस्पोर कैलामाइडोमोनास में पाया जाता है। गैमुलस स्पॉन्जी हाइड्रा में देखिए मुख है। ये वाला जो पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्या है, ये माउथ वाला रीजन है। ये क्या है, आपका माउथ है। आप शायद देख पा रहे होंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए। ये है पेंसिलियम कोनिडिया पाया जाता है। देखो यहाँ पे है ना, एक है पेंसिलियम कोनिडिया। हाइड्रा के पास कलिका पाया जाता है। स्पंज के पास गैमुलस स्पंज पाया जाता है। तो ये चीज सब आप याद रख सकते हैं, समझा होता ना। ये सब अलैंगिक प्रजनन अंग है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं ना। चलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में जरा सा हम बात कर लेते हैं, क्या होता है। चलिए एक एक करके, ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, जरा सा पेज लाओ तो। चलिए अब आइए हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। वेजिटेटिव प्रोपागेशन it is a part of asexual reproduction. It is a part of asexual reproductions, ठीक है। दूसरा नंबर पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन propagation are found in plant। किसमें पाया जाता है भाई, फाउंड इन प्लांट। याद रखिएगा किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। अब चलिए, दिस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, चलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, वेजिटेटिव vegetative propagations are found in vegetative organs, organ like है ना, राइजोम, RIHZOME, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, राइजोम ट्यूबर, बर्ड्स लिफ बर्ड्स, ठीक है। राइजोम आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकंद कहते हैं, प्रकंद। ट्यूबर को क्या कहते हैं बताइए आप हमको, ट्यूबर को क्या कहते हैं, कंद कहते हैं हिंदी में। मैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि यहाँ पे हम कायिक अंग के बारे में बात करें ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, कायिक प्रबंधन में, इस टॉपिक का नाम क्या है, कायिक प्रबंधन, प्रवर्धन, है ना। कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ, ये अलैंगिक प्रजनन का एक पार्ट है। किसका है भाई, अलैंगिक, हिंदी वाले भी समझते चले, अलैंगिक प्रजनन का क्या है, एक भाग है, ध्यान रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फाउंड इन प्लांट, ये किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, ध्यान रख सकते हैं आप। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर फाउंड इन वेजिटेटिव ऑर्गन, भाई सही बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या पाया जाता है,
वेजिटेटिव ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि कायिक कायिक अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कायिक अंग। कौन कौन होता है कायिक अंग? प्रकंद होते हैं, कंद होते हैं। उसके बाद कलिका होता है, कलिका। बर्ड्स माने क्या होता है? कलिका। लिप बर्ड्स माने क्या है? पर्ण कलिका होता है, पर्ण कलिका, कलिका। उसके बाद क्या पाया जाता है? ये इसको ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट किसको कहते हैं? भूस्तरिका को कहते हैं, भूस्तरिका, भूस्तरिका पाया जाता है ना, भूस्तरिका पाया जाता है। चलिए, और कुछ छूट रहा है क्या, बताइए? भूस्तरिका पाया जाता है, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बर्ड्स हो गया, लीफ हो गया, ऑफसेट हो गया। चलिए, बाकी सब चीज हो ही गया लगभग लगभग। चलिए आइए एक एक करके करते हैं। अब एक साथ हम लोग क्या लिखते हैं? कायिक अंग लिखते हैं। और किसमें क्या पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है। मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लो, एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट डाउन एक बार कर लो आप अच्छे से। कर लिए? चलिए आइए देखिए, कुछ चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ऑफसेट है, ऑफसेट के बाद क्या है? आप ये भी याद रख सकते हो, बुलबिल, BULBIL, बुलबिल है ना, ये भी पाया जाता है। चलिए आइए एक एक करके हम सब पर बात करते हैं। एक साइड हम वेजिटेटिव ऑर्गन लिखेंगे, एक साइड हम क्या लिखेंगे? वेजिटेबल्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिज्म, और एक साइड हम वेजिटेटिव ऑर्गन लिखेंगे। सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्गेन्स, ऑर्गेनिज्म है ना। आप सबसे पहले लिखिए वेजिटेबल्स, एक साइड क्या लिख लीजिए? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जीव है। कौन कौन सा? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसे पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट या ऑर्गन। चलिए, ऑर्गेनिज्म। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्या है? आलू लिखो, पोटैटो, आलू। आलू का क्या होता है भाई, बताइए आप? आलू में क्या पाया जाता है? ट्यूबर पाया जाता है, TUBR, ट्यूबर है ना। ट्यूबर को हम लोग क्या कहते हैं? कंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। दूसरा, ओनियन, ओनियन, ओनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। प्याज में क्या पाया जाता है, आप बताओ हमको? प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में पाया जाता है बल्ब, है ना, BULB, बल्ब। चलिए, BULB, बल्ब, बल्ब, बल्ब के द्वारा होता है। चलिए, ओनियन, ओनियन के बाद हो गया आपको तीसरा नंबर पे राइजो, सॉरी, जिंजर, GINGR, जिंजर। अदरक को कहते हैं ना, अदरक। अदरक में क्या पाया जाता है, बताइए आप हमको? राइजोम, RHIZOME, राइजोम, ठीक है। राइजोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद। एक मिनट बच्चे, चलिए ठीक है, मैं देख रहा था कि सही से शूटिंग हो रहा है कि नहीं, कभी कभी कट जाते हैं ना अकेले शूटिंग करने में। प्रकंद, चलिए क्या है? प्रकंद। चौथा नंबर वाले आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ब्राय फिल्म, ब्रायो, PHILLUM, ब्राय फिल्म जानते हैं क्या होता है? पत्थर चट्टा को कहते हैं, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा है, ठीक है। ये प्लांट है, पौधा है, औषधि के लिए यूज किया जाता है इसको। लीफ बर्ड्स, लीफ बर्ड, बर्ड्स, लीफ बर्ड्स है ना। पर्णकलिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पर्णकलिका, पर्णकलिका के द्वारा ठीक होता है, ठीक है। चलिए, इसमें कायिक अंग क्या होता है? अच्छा, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कायिक, कायिक अंग हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जियां हैं। ये सब क्या है कि ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे क्या है भाई? वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म सब है। चलिए, अब आइए पांचवा नंबर वाला आप देख लीजिए। बड़ा फिल्म के बाद आप ले लीजिए इसको, क्या क्या हो गया? पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, ब्रायोफाइटा, एगैव, AGAV, एगैव को हम लोग क्या कहते हैं? बुलबिल,
BULBIL, देखो हिंदी में भी वही नाम होता है, एगैप बुलबिल। ठीक है, छठा नंबर वाला बताइए आप। हाँ, ऑफसेट, जगह नहीं दिख रहा होगा, इधर आ जाइए। छठा नंबर वाला ले लीजिए, ऑफसेट, OFFSET। ऑफसेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जलकुंभी, जलकुंभी है ना, जलकुंभी है ये। जलकुंभी में क्या होता है, काई कंग जानते हो? देखिए गलती है, लिखा गया, सॉरी। जलकुंभी को इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। वाटर, WAT, वाटर, HYCINTH, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। पता है इसको क्या बोला जाता है? टेरर, TERR, टेरर ऑफ बंगाल, BN, बंगाल, BN, बंगाल। सबसे पहले इसको लाया गया था, पता है, बंगाल में लाया गया था खूबसूरती फूल के लिए। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा लाइन लिखा गया, आप एनसीईआरटी में देखकर उस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से लिख रखा है। आप पूछा जाता है कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि बताइए वाटर हाइसिंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में लिखिए। तो लिखिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा ही अच्छे से दे रखा है। टेरर ऑफ बंगाल की सबसे पहले इसको खूबसूरती फूल के लिए लाया गया था और अपने बंगाल में डाल दिया गया जलाशय में। लेकिन कुछ समय के बाद ये जलाशय में इतना तेजी से फैला ना, तो उसके अंदर में जो जीव जंतु सब रहने वाले थे, मछलियां उछलियां, वो सब पानी में से क्या करता था, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता था, खींच लेता था, जिसके कारण पानी में रहने वाले जो जीव जंतु थे, मछलियां, वो सब मरने लगा। और बहुत कम समय में ही पूरे तालाब में ये फैल गया। और ये चीज बंगाल में सबसे पहले बार हुआ था, इसीलिए। और इसको जब आप हटा देते ना, समझे बात हो कि नहीं, तो फिर भी ये जल्दी से निपटता नहीं था, इसीलिए लोग इनका नाम क्या रख दिए, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक नाम से जाना गया। क्योंकि ये बंगाल में ठहरे हुए पानी में इतना तेजी से भरता था, और इसको आप निपटाने के लिए थोड़ा भी इसका अंश अगर पानी में बच जाता था, फिर से पूरे तालाब को भर देता था ये जलकुंभी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उस समय के लिए, लोगों के लिए आतंक बन गया था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। समझ गया बात को, याद रख सकते हैं आप। चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है भाई, बताइए? भू अस्तरिका, हिंदी में इसी को कहते हैं भू अस्तरिका। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख सकते हैं, जैसे आप याद रखें, मैंने आपको दोनों में बता दिया है। कोई दिक्कत वाली बातें, आप इसको एकदम अच्छे से पहले लिख लें, उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, लिख लिया आपने? चलिए, ऑर्गेनिज्म लिखे, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, प्लांट की बात करें। ये प्लांट है, ये वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद मैंने कहा कि इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ओनली यूज फॉर अ प्लांट, सिर्फ प्लांट में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है भाई? ओनली यूज फॉर प्लांट, प्लांट में यूज किया जाता है। तो भाई हम किसकी बात करेंगे? प्लांट की बात करेंगे। तो आप इस साइड और में लिखने का मतलब सीधे लिखे प्लांट, प्लांट और वेजिटेटिव पार्ट, ऐसे करके लिख लीजिए। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं ना? आप एनसीईआरटी में, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, देखिए आप एनसीईआरटी में जरूर पढ़ें। लाइए, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ा अच्छा से दिया हुआ है। मैंने एक एक बात आपको बताने की कोशिश, देखिए आलू है, आलू में देखिए कली का आँख के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे अदरक है, इसमें क्या है, इसको हम लोग पराकंद भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है सारा चीज, आप एक बार पढ़िएगा ना। देखिए एक है एगैब, एगैब का स्ट्रक्चर। देखिए मैं सारा का सारा रचना नहीं बना, एनसीईआरटी में सब दिया है, आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करें, ताकि आपको क्या है, अच्छे से अच्छे आप कवर कर पाए। ये देखिए पता चट्टा है ना, देख रहे हैं, कलिका, पर्ण कलिका है इसमें। और ये देखिए भूअस्तरिका, जलकुंभी ऐसा नहीं दिखता है ना। तो ये सबको आप अच्छे से कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रकरण, यहाँ देखिए शकरकंद, बल्ब, ये सब वही चीज सब दिया हुआ है। कायिक प्रबंधन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बड़ा अच्छा से देखिए, आपने निश्चित तौर पे जलाशय में महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ अथवा आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं है बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। देखिए मैंने भी वही बात आपको बताया, ये क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है जो रुके हुए पानी में बड़ी तेजी से बढ़ता है। अधिक आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो 13 से 14 चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले कहाँ लाया गया था, बंगाल में लाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टेरर ऑफ बंगाल। समझ रहे बात? तो इसको आप अच्छे से कर ले। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। जुवेनाइल फेज क्या है उस पर जरा सा हम बात करते हैं। यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो बोलिए। चलिए चलिए, तो आगे की ओर हम इसको अब हम मिटाते हैं। इसको आपको करना है अच्छे से, आपको तो करना ही होगा। मैं आपको एनसीईआरटी में इसलिए दिखाते चलता हूँ ना, कि ताकि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ो। मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था, बट मैंने सोचा कि आप अच्छे से कवर करोगे, बढ़िया ढंग से पढ़ोगे, एक एक पॉइंट को पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
मेरे विचार से। समझा तो कि नहीं? इसीलिए पढ़ते चलिए, अच्छे ढंग से कवर अप करते चलिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2027 में हम बोर्ड में अच्छे स्कोर करें तो इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो आपको काम चलेगा नहीं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता कोई लिफ्ट नहीं है, सफलता एक सीढ़ी है। आपको धीरे धीरे निरंतर मेहनत करने से ही मिलती है, तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। चलिए आइए आगे की ओर हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज। सबसे पहले तो आपको हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है रिप्रोडक्शन। आपको मैंने अच्छे से समझा के आ गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, क्योंकि मैंने अंतर भी अच्छे से लिखा दिया था, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया है। बस आप रिवाइज करते रहना। मैंने आपको यह भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है भाई। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है ना। इसमें दो पेरेंट आपस में पार्टिसिपेट होने का काम करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन इस पे ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है परिभाषा और भाषा सब कुछ, मैं परिभाषा नहीं लिखने वाला हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है जुवेनाइल फेज, इसके बारे में हम जरा सा बात करने वाले, क्या होता है नहीं होता है। चलिए ये टॉपिक डालिए, जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज। चलिए क्या होता है जुवेनाइल फेज, अब बस सुनते चलिए, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म हैज all organism have to reach certain stage, to reach CRTIN certain stage growth and GROWTH। परिभाषा अच्छे से लिख लीजिएगा, ग्रोथ कुछ कटा तो नहीं ना। ऑल ऑर्गेनिज्म हैज टू रिच सर्टेन स्टेज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, MATURITY, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, THEIR, इन देयर लाइफ, है ना। दे कैन reproduce sexually, they can reproduce sexually, SEXUALLY, they can reproduce sexually in animals। देखिए मैंने क्या बोला, एनिमल की बात कर रहे हैं। तो जुवेनाइल फेज इसमें इन एनिमल्स दिख रहा है आपको अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ इन एनिमल्स, ये बात इंपॉर्टेंट, एनिमल, then it is called juvenile phase, juvenile phase। इसको हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। समझ रहा बात हो कि नहीं, किशोरावस्था, अवस्था वगैरह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म है सब के सब रिच टू सर्टेन स्टेज, एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसके बाद वो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की स्थिति में आ जाती है। किसमें आ जाती है, परिपक्वता। एंड देयर लाइफ देयर कैन बी रिप्रोड्यूस। और सिंपल सी बात है, हर एक जीव का एक ही मकसद है, ज्यादातर मकसद है कि भाई रिप्रोड्यूस करना, एक स्टेज में मैच्योरिटी वाले स्टेज में आना, ग्रोथ करना, उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस करना, कैसे, सेक्सुअली, है ना। इन एनिमल्स, जिस एनिमल में होता है, इस प्रक्रिया को, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। एकदम ध्यान रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा परिभाषा। ऑल ऑर्गेनिज्म हैज टू रीच सर्टेन स्टेज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन एनिमल्स, देन इट इज कॉल्ड अ जुवेनाइल फेज। एकदम ध्यान रहना चाहिए, जुवेनाइल फेज हो गया, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, वेजिटेटिव फेज। अभी आपको हम समझा क्या है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज क्या होता है, जरा आप हमको समझाइए सर। वेजिटेटिव फेज, देखिए वेजिटेटिव फेज आर लुक लाइक अ जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज आर लुक लाइक जुवेनाइल फेज।
जुवेनाइल फेज, रिप्रोड्यूस asexually, asexually इन अ प्लांट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इन अ प्लांट ध्यान रखिएगा। ये किस में होता है? प्लांट में होता है। तो आपको ये विशेष बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे बात हो कि नहीं? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेजिटेटिव जो है फेज यह प्लांट में पाया जाता है, और ये वाला जो फेज है किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। तो दोनों में अंतर समझ के चलिए, आप अंतर जरूरी है समझना। अंतर को एकदम समझ के चलिए। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं आगे की ओर। जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज समझ गया, प्लांट में पाया जाता है, सेम है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक टॉपिक हम लोग जुवेनाइल फेज कर लिए। अब हम लोग मोनोएनियल बात करते हैं, बाइनियल बात करते हैं। ये सब क्या होता है एक बार हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आप ध्यान रख सकते हैं, मोनोनियल है ना, मोनोइनियल है ना। एक वार्षिक नहीं बोलते हैं, हो एक वार्षिक बोलते हैं इसको, है ना। जो पूरे साल में एक बार होता है उसको एक वार्षिक कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लीजिए भाई। फ्लावरिंग स्टेज, FLOWERING, फ्लावरिंग स्टेज ऑफ अ प्लांट इन एनुअल। देखिए फ्लावरिंग स्टेज ऑफ अ प्लांट, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, दोनों चीज लिख सकते हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, FRUITING, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज ऑफ द प्लांट इन एनुअल, है ना, इन एनुअल इज कॉल्ड मोनोनियल, है ना। एक होता है, इसी में होता है, एक बाइनियल होता है। अच्छा सुनिए, जैसे में बैम्बो ट्री है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पेट्रोमाइज सैलमंडर हो गया, पेट्रोमाइजोन, सैलमोन फिश, सैलोमोन फिश हो गया, FISH आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक बार देख लीजिएगा। सैलमोन फिश हो गया। एक हो गया आपको पेट्रोमाइजोन फिश, पेट्रोमाइजोन फिश कहिएगा सर, ये कैसा फिश होता है? देखिए अपने जीवन काल में ना सर, आप तो बोल रहे हैं प्लांट के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन इसमें तो जीव जंतु आप अथी के बारे में लिख दिए हैं। चल प्लांट के बारे में बात करें तो बैम्बो ट्री ले ले तू, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। एक काम करो, इसको हटा दो, इसको नोट में डाल देंगे, हटाओ। एग्जाम्पल में लिख लीजिए बैम्बो ट्री, BAMBOO, बैम्बो ट्री है ना, ट्री। आपको बैम्बो ट्री के बारे में पता है? ये पूरे अपने जीवन काल में ना, है ना, जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में, है ना, एक बार फलते हैं, एक बार पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? फल उत्पन्न करते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। उत्पन्न करते हैं अधिक मात्रा में और समाप्त हो जाते हैं, तरीके समाप्त हो जाते हैं। आपको ये विशेष बात याद रखना पड़ेगा। हो जाते हैं। दूसरा नंबर पे है क्या? बाइनियल, सिंपल, मोनियल हो गया, बाइनियल हो गया। बाइनियल है ना, द्विवार्षिक किस जिसको कहते हैं? द्विवार्षिक है ना। अब द्विवार्षिक का मतलब क्या हो गया भाई, है ना,
फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, FLOWERING, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग यहाँ रख सकते हैं, FRUITING, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ प्लांट देख लीजिए, ऑफ अ प्लांट इन मेनी टाइम, इन मेनी टाइम, इन मेनी, इन टू टाइम, इन टू टाइम, इन टू टाइम ऑफ एनुअल्स, टू टाइम्स ऑफ एनुअल है ना, एनुअल इज कॉल्ड इज कॉल्ड बाइनियल, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइनियल, इज कॉल्ड बाइनियल, BINNIL बाइनियल, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे की ओर हम बात करते हैं, तीसरा ध्यान रखिएगा, मोनोनियल हो गया, बाइनियल हो गया, उसके बाद पोलिनियल, पोलिनोनियल है ना, यानी कि जो अपने पूरे लाइफ टाइम में है ना मोर देन टाइम्स है ना, यानी कि जो अपने पूरे टाइम में क्या करता है, मोर देन टाइम्स क्या करता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने का काम करता है, मोर देन टाइम्स ऑफ एनुअल्स है ना, एनुअल्स पूरे साल में क्या एक से ज्यादा बार ऐसे करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनियल कहते हैं। चलिए अब नोट में कुछ बातें लिख देते हैं, है ना, ये नोट में ये चीजें आप डाल लीजिएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया, यानी कि जो अपने पूरे साल में एक बार पुष्प और फूल उत्पन्न करता है उसको मोनियल, जो साल में 2 बार करता है द्विवार्षिक, 2 से ज्यादा बार करता है उसको बहुवार्षिक कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, चलिए बहुवार्षिक। अब आइए नोट में एक चीज डालिएगा, बैम्बो ट्री के बारे में आपको हम समझाइए दिए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नीलकुरेंजी कुंथियाना के बारे में भी दिया हुआ है। एक चीज लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, एनसीईआरटी में पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके, सम ऑर्गेनिज्म आर reproduce in one time है ना, some organism are reproduce in one time reproduce in one times, as for example देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या है, सबसे पहला सैलोमोन फिश, सैलोमोन फिश, FISH फिश, उसके बाद पेट्रोमाइजोन, याद है आपने 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, पेट्रोमाइजोन्स, ये क्या करता है, मॉर्फिज्म करने का काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म याद है आपको, उसमें मैंने आपको कहा था, सॉरी मॉर्फोसिस करता है। मॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि इसके जो माता पिता है वो समुद्री पानी में रहते हैं, लेकिन जब इसको बच्चा जन्म देना होता है ना, तो ये किस में चले जाते हैं, मीठे पानी में जाते हैं, बच्चे को वहां पे जन्म दे देते हैं। उसके बाद फिर से इसका बच्चा धीरे धीरे उसमें जेनेटिकली फिट होता है और फिर से अपने खारे पानी में आ जाते हैं, समुद्र में आ जाते हैं। एक बार जहाँ वो मीठे पानी में बच्चे को जन्म देता है और उसके पेरेंट मर जाते हैं, बस लाइफ में एक टाइम प्रजनन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पेट्रोमाइजोन फिश है ये, FISH फिश। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, एक और है बैम्बो ट्री, BAMBO बैम्बो ट्री, TRD। बैम्बो ट्री के बारे में अभी आपको हम बताएं, 50 से 100 साल, 100 ईयर पर एक बार क्या देता है, पुष्प और फिर पुष्प और फल देता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है, पहला नोट है, दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्या नाम है इसका, नीलकुरिंजी एंड कुंथियाना, एस्ट्रोबिलिंथस, BILANT है ना, TH, एस्ट्रोबिलिंथस एंड कुंथियाना, QUNTH, कुंथियाना, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, KUNTHAINA, कुंथियाना, इसको नीलकुरेंजी भी कहते हैं, एंड वाली नीलकुरेंजी भी कहते हैं। एस्ट्रोबिलिंथस एंड कुंथियाना, नीलकुरेंजी आर reproduce in
12 ईयर, 12 ईयर पर 12 साल पर एक बार ये फलता है, फूलता है, खत्म हो जाता है 12 ईयर्स पे, है ना। और जिस समय ये फलता फूलता है ना, तो वहां पे ना समझिए तो पुष्प की एकदम सैलानियां लग जाती है, बहुत सुंदर नजारा होता है, लोग वहां पे ना आते हैं देखने। खास तौर पे कहाँ पे लगता है जानते हैं? हिली एरिया में, केरला, केरला, केरला हिली एरिया में है ना, केरला के हिली एरिया में, है ना, पुष्प की सैलानियां लगती है, पुष्प की सैलानियां, सैलानियां, सैलानियां लगता है ना। लोग बड़ा ही अट्रैक्ट होता है इसको देखने के लिए, लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, ATTRAC, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होते हैं देखने के लिए, देखने के लिए, समझे बातों की, देखने के लिए बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। केरला हिली एरिया में होता है, समझे बात हो ना, क्या है ना, पुष्प की एकदम सैलानियां लगती है, तो विदेशी विदेशी सभी आते हैं इसको देखने के लिए, किसको, है ना, विदेशी सब आते हैं, विदेशी, विदेशी, है ना, विदेशी सब देखने आते हैं, देखने, तो नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है, तो वहाँ पे पर्यटक स्थल सब जो होते हैं वो सब देखने आते हैं, तो ये विशेष चीज सब आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे बात कर ही रहे थे, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसको जरा सा हम मिटा देते हैं, ये पॉइंट सब आप ध्यान रखिएगा, काम का पॉइंट सब है। चलिए अब हम थोड़ा सा प्राइमेटा नॉन प्राइमेटा पर बात कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलते आ रहे हैं, समझे बात, तो आप मेहनत करते रहिए अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमेटा। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या होता है बताइए? प्राइमेटा, that types of organism which is found in bleeding phase, BLEED, bleeding phase and menstrual cycle। देखिए सिंपल सी बात है, प्राइमेटा जीव हम उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत, जिस जीव में क्या पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, यानी कि आतुर चक्र जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, आतुर चक्र पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्राइमेटा का। तो उसमें ब्लीडिंग, अच्छा कई प्रकार का फेज होता है, जब आपको हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे, ओवुलेटरी फेज होता है, लुटियल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, तो ये सारे के सारे फेज सब होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फॉलिकुलर फेज किसको कहते हैं, लुटियल फेज किसको कहते हैं, समझ रहे बात हो कि नहीं। उसके बाद ओवुलेटरी फेज क्या होता है, कितने दिन का होता है, ये सारे आपको रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें बड़ा डिटेल में बता देंगे, आप निश्चिंत रहे अभी बस। चलिए अच्छा एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्राइमेटा का एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्योंकि इसमें मासिक चक्र चलता है, मासिक चक्र है ना, मासिक चक्र बोलते हैं ना इसको, या इसी को हिंदी में अत्व चक्र कहते हैं, अत्व चक्र बोलते हैं, सब नाम से जाना जाता है ये चीज। आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है ना, फीमेल में, है ना, 28 दिन का, 28, नॉर्मल कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा कोई आपसे पूछेगा कि बताइए ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो कितने एज में लगभग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है? एट अ एज ऑफ, आप बोल सकते हैं एट अ एज ऑफ, है ना, 13, बहुत बोल दिया मैंने, है ना, 12 से लेके 15, 12 से लेके 13 बोल सकते हैं, इससे भी कम ले लीजिए आप, डिपेंड अपॉन योर मेच्योरिटी, समझ रहे बात हो ना, उसके शरीर के ढांचे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी मेच्योरिटी आ जाती है उसको, किसी को जल्दी भी आ जाता है, समझ, लेकिन ज्यादातर ऑन एन एवरेज 12 एंड 13 ईयर्स के गर्ल्स में आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा आप अपना। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा इसकी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही चाहिए। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है देख लीजिए आप, ह्यूमन बींग सबसे पहले, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का मतलब मनुष्य जाते हैं, उसके बाद गोरिल्ला, चंपांजी सब आ जाएगा जी, गोरिल्ला, है ना, उसके बाद आ जाइए गिब्बन्स, GIBBN, गिब्बन। अच्छा ओल्ड मंकी जो होता है ना उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, ओल्ड मंकी, मंकी में ओल्ड मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ओल्ड मंकी हो गया, चलिए ETC कर लीजिए, ये सब में क्या चलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। नन प्राइमेटा का मतलब क्या समझते हैं आप? नन प्राइमेटा, PRIMAT, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले सर, है ना, इट इज नॉट फाउंड इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज not found in a menstrual cycle,
इज नॉट फाउंड इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है भाई, इसमें क्या पाया जाता है, ओस्ट्रस साइकिल चलते हैं, ओस्ट्रस, OESTROUS, ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल चलते हैं, है ना। ओस्ट्रस साइकिल का रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन। अच्छा, ओस्ट्रस साइकिल का मतलब समझते हैं क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मध्य चक्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य चक्र, मध्य चक्र बोलते हैं, मध्य चक्र। तो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे क्या क्या होता है, तो देखिए कुत्ता, बिल्ली, हाथी सब होता है, जितना भी है जानवर सब है, सबके सब मध्य चक्र के अंतर्गत आता है। ले लीजिए कैट, BUFFALO, बैफेलो, एलिफेंट, एलिफेंट, डॉग, रैट तरीके ये टाइगर, ETC करो ना, छोड़ो ना, ETC करो, है ना। ये सारे चीज सब है, आपको याद रखना ही चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं हम। चलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया है वो ये टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है, देखिए आप ध्यान से, ये सबको कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलिए अब रह गया, आपको हम बताने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए दो तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एक क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, और चलिए अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन स्टेज की बात करते हैं, किसकी, स्टेज की। इसमें दो तरह के स्टेज आते हैं, एक आते हैं आपका, ध्यान से देखिएगा, एक आते हैं आपका प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होते हैं, है ना। निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व घटना, है ना, निषेचन से पूर्व। और एक क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज घटना, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन से पश्च घटना, भाई पश्च घटना क्या क्या है, तो आप देखिए सिंपल सी बात देखिए, निषेचन से पूर्व कौन कौन सा घटना होगा। उससे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, है ना। उसके बाद क्या हो गया, गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर। अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, GAMET, यानी कि युग्मक का बनना। तो कहाँ बनता है युग्मक, आप ही बताइए हमको, कहाँ बनता है युग्मक, टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस, है ना। वृषण जिसको कहते हैं हम लोग, वृषण में बनता है ना। चलिए सबके बारे में प्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। गैमेट ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर ऑफ TRNS-FER, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। भाई अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या आप किसी की बात कर लो, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, जिसका भी बात कर लो, दोनों में तो एक प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर ऑफ गैमेट इन फीमेल, FEMALE, फीमेल बॉडी, किसमें, फीमेल बॉडी में जाता है भाई, सिंपल सी बातें हैं। अब आइए, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें बनता है जाइगोट, ZYGOT, जाइगोट। ये कैसा होता है, 2N सेल होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, युग्मनज, युग्मनज कहते हैं युग्मनज। चलिए और इसमें देखिए जाइगोट, अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहता हूँ। इसमें अलग अलग स्टेज आते हैं, मोरूला, है ना, उसके बाद ब्लास्टूला, मोरूला, है ना, मोरूला हो गया, 8 सेलेड हो गया, 16 हो गया, मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। ब्लास्टो CYST, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है 64 सीधे 32-64 स्टेज, 32 से 64 सेलेड स्टेज है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज है, जाइगोट बना, मोरूला हो गया। उसके बाद सुनिए एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियोजेनेसिस
जेनेसिस, है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया है। आपको ये सारी प्रक्रिया ध्यान रखना पड़ेगा, समझे बातों ने। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल सी बातें बताता हूँ, ये आप एक बार अच्छे से लिख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप अच्छे से एक बार लिख लें। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं मैं जैसे मान लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा काला हो गया ना, क्या बोर्ड, ये कपड़ा उपड़ा नहीं है क्या, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे इससे मिटता ही नहीं वो डस्टर जो है ना, और ब्लैक लग जाता है इसमें वो। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, माने ये सॉरी मेल है ना, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब आपको पता है मेल से क्या जाएगा, क्या आएगा, गैमेट, इससे भी क्या आएगा, फीमेल से भी गैमेट आएगा भाई। गैमेट में क्या आएगा भाई, इससे स्पर्म आएगा, स्पर्म, है ना। इससे क्या आएगा, ओवा, है ना। ये स्पर्म कुछ इस तरह का रहता है, सॉरी ये ऐसा रहता है स्पर्म, है ना। ये देखिए ओवा कैसा रहेगा, ऐसा है। ये आपस में दोनों के दोनों मिले और ये आपस में एक सेल का निर्माण कर लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रिया हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ये गैमेट बना, गैमेट के बाद ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इसके बाद जो स्टेज आएगा, 2 सेलेड स्टेज हुआ, 2 के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 बना, 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज सब जो हुआ ना, ये है ना, मोरूला हो गया, मोरूला, है ना, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज सब हो गया। तो ये जितने भी स्टेज है, ये जाइगोट से लेकर ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, शायद नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, बट आप समझ के चलो कि ये भी है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आप याद रखना कि गैमेट बनना और गैमेट का निर्माण होना और ट्रांसफर होना, दोनों काम किस में आ जाता है, प्री में आता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का निर्माण, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होना। तो ये और क्लीवेज जितना होता है ना, यानी कि सेल का विभाजन, भ्रूण का, समझे बातों की नहीं। भ्रूण जब बनते रहता है तो उसमें पहले सेल अलग अलग, मोरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, तब ना गर्भाशय में जाके ऊपर जो इम्प्लांटेशन होता है फंडिक वाले रीजन में, तो ये सब उसके बाद ही होता है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा, भ्रूण का निर्माण सब। चलिए अब एक चीज और याद रखिएगा, ये बड़ा काम का चीज है। इसमें 2 तरह के चीज होते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन में। एक इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है, आप ही बताओ। इंटरनल, इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक निषेचन, आंतरिक है ना, निषेचन है, निषेचन, आंतरिक निषेचन। ये आंतरिक निषेचन क्या होता है बताइए, जो शरीर के अंदर हो, है ना। फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल बॉडी में हो, है ना। और अभी फर्टिलाइजेशन क्या हो, आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ज्यादातर जीव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल में क्या होता है कि सुरक्षित रहता है बच्चा, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बाहर रहता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, तो चांसेस होते हैं नष्ट होने के। तो देखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अपेक्षा गैमेट का जो निर्माण होता है ना, इंटरनल से ज्यादा एक्सटर्नल में होता है, गैमेट ज्यादा बनता है, समझ रहे बात। अगर उसमें कुछ बर्बाद भी हो जाए तो कुछ शक तो रह जाएंगे, इसीलिए ज्यादा मात्रा में होता है, समझ रहे। तो ये विशेष बातें हैं। तो ये मैंने आपको ये चैप्टर खत्म कर दिए और आपको अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है। देखिए मैंने ये चैप्टर का टॉपिक डाला था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैंने एक एक पॉइंट आपको कवर कर दिया। आपको भी एकदम बढ़िया से मेहनत करना है और पूरे जी जान लगाना है।
आपके लिए हम मेहनत करें, आपको भी करना है। चलिए बच्चे, ओके, गुड बाय, थैंक यू।